हेलो चिल्ड्रन, आशीष चौरसिया जी के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। यूँ इतना भी आसान नहीं, यूँ इतना भी आसान नहीं जितना तुम्हें दिख जाता है। एक पॉइंट लेने के लिए सातों से भिड़ना पड़ जाता है। वो 30 सेकंड की रेड में सारी कला दिखानी पड़ती है, तब जाके कहीं हमारी टीम कुछ पॉइंट से लीड करती है। हर कदम कदम पर पंगा, हर कदम कदम पर पंगा पंगे का असली मेल है। शुरुआत से लेकर आज तक इसकी अलग एक पहचान है। So children, can you tell me about which game these lines are indicating? Yes, yes, you are right. I am talking about Hututu. Hututu means kabaddi. Now let us see question answers. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? Answer is, when we play kabaddi, there are 12 players in a team, where 7 players play on the ground and 5 others are substitutes. तो जब हम कबड्डी खेलते हैं टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, पर ग्राउंड पे उनमें से 7 प्लेयर्स खेलते हैं और बाकी के जो 5 बचे हुए हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जो आउट हो गया उसकी जगह जाने के लिए वो बाकी के प्लेयर्स होते हैं, जो 5 होते हैं, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। श्यामला ने जब लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए थे? आंसर इज 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। श्यामला ने जैसे ही लाइन को टच किया तो उसके लाइन टच करने की वजह से 6 प्लेयर्स आउट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स? Answer is, to resolve disputes in games, we stay calm and listen to referee or umpire. We listen to both the sides and show true sportsmanship. तो अगर गेम के दौरान डिस्प्यूट होता है, मतलब कुछ बहस होती है आपस में, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको कैसे रहना चाहिए उस टाइम? आपको बिल्कुल काम मतलब शांत रहना चाहिए और रेफरी ने जो बताया है उसको सुनना चाहिए, दोनों की साइड को सुनना चाहिए और हमें स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, मतलब हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें अंपायर ने या रेफरी ने जो बताया वो सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट? आपको ब्रीदिंग को रोकना है, होल्ड करना है और कबड्डी 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 बोल के देखना है। तो कितनी बार आप बोल सकते हैं? आंसर इज, आई कुड होल्ड माई ब्रेथ एंड से कबड्डी कबड्डी अबाउट 20 to 30 टाइम्स। तो बच्चों, इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, आपकी ब्रीदिंग जहाँ तक अलाउ करती है उतनी ही देर कबड्डी कबड्डी बोल के देखना है, तब आपको पता चलेगा कि कबड्डी गेम कितना हार्ड है। How many times can you say it while you are playing kabaddi? Is there any difference? Answer is, I can say about 15 to 25 times while playing kabaddi. Yes, there is 5 to 10 counts difference. अब जब हम नॉर्मल बैठे रहते हैं तब कितनी बार कबड्डी बोल सकते हैं, और जब हम खेलते हैं कबड्डी तब कितनी बार हम कबड्डी बोल सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाता है? नियर अबाउट 5 to 10 काउंट्स का डिफरेंस आ जाता है। Next question is, make a picture in your notebook to show how Shyamala managed to get the entire opposing team out in one go. अब आपको पिक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे कि किस तरह से श्यामला ने उस लाइन को टच करके जो अपोजिंग टीम थी उनको आउट किया था। नेक्स्ट इज, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? आउट का मतलब क्या होता है? टू बी आउट इन अ गेम मीन्स दैट द प्लेयर कैन नॉट कंटिन्यू द गेम फॉर अ सर्टेन टाइम। देयर आर 3 ways टू गेट आउट इन कबड्डी। तो प्लेयर आउट होना मतलब क्या होता है? वो कुछ देर के लिए गेम नहीं खेल पाता है, तो उसे बोलते हैं आउट होना। और
3 वेज है क्या कबड्डी में आउट होने के। कबड्डी गेम में 3 ways are there. First one is if the player is stopped by the opposite team during his move. अगर दूसरे प्लेयर अपोजिट टीम के प्लेयर ने उसको स्टॉप किया हो, या इफ ही टचेस अपोजिट प्लेयर एंड इज स्टॉप्ड बाय द टीम, और उसने अपोजिट प्लेयर को टच किया हो और बाकी बची हुई टीम ने उसको स्टॉप किया हो, पकड़ा हुआ हो। इफ ही स्टॉप सेइंग कबड्डी कबड्डी, और अगर वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है, बोलते बोलते अगर रुक जाता है तो वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज इन सम गेम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच। नेम सम गेम्स इन विच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। तो आपको ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं जिसमें प्लेयर्स को टच करने के बाद आउट माना जाता है। जैसे खो खो गेम में हम जब खेलते हैं, अगर आपको किसी ने टच किया तो आप आउट हो जाते हो, और जब आप किसी और को टच करते हो तो आपकी टर्न उसे मिलती है। तो आंसर है जैसे खो खो, कबड्डी, आर्म रेसलिंग, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लाइंड मैन बफ, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक एटसेट्रा आर सम गेम्स इन विच इट इज इम्पोर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। तो इन सभी गेम्स में प्लेयर्स को टच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से भी और गेम्स के भी नेम्स यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने वो गेम्स देखे जिसमें प्लेयर को टच करना इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ ऐसे गेम्स के नाम हमें बताने हैं जिसमें सेंट्रल लाइन को टच करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कबड्डी में श्यामला ने जब सेंटर लाइन को टच किया तब पूरी टीम बाकी की आउट हो गई थी जो अपोजिट टीम थी। तो आंसर इज हॉकी, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, डॉग एंड द बोन एटसेट्रा आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें और गेम्स के भी नेम अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें सेंट्रल लाइन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। अब ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं कि जिसमें हमें थिंग या कलर को टच करना होता है प्लेयर्स के अलावा, प्लेयर्स की जगह पे। ठीक है, तो आंसर है कैन वी टच योर गोल्डन रिवर, फार्मर फार्मर, व्हाट इज द टाइम मिस्टर वुल्फ, ग्रैब एंड टैग, लेमन रेस एटसेट्रा आर सम ऑफ द गेम्स इन विच वी हैव टू टच थिंग्स और कलर्स। इनके अलावा अगर आपको और गेम्स पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, व्हिच वन। क्या आपने कोई गेम कोच से सीखा है और वो कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई लर्न गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फ्रॉम कोचेस। अगर आपने भी ऐसा कोई गेम सीखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। कोई ऐसा व्यक्ति आपको पता है जो कोच से ट्रेनिंग लेकर कोई गेम खेल रहा हो। आंसर इज माई फ्रेंड्स आर लर्निंग बास्केटबॉल फ्रॉम अ कोच। तो ये एग्जाम्पल आंसर है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ कोच टीच, हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। किस तरह से कोच सिखाता है, कैसे वो प्लेयर को प्रैक्टिस कराता है, कितना हार्ड वर्क प्लेयर्स को करना पड़ता है जब वो किसी गेम की ट्रेनिंग लेते हैं। आंसर इज अ कोच इज अ पर्सन हु टीचेस द प्लेयर्स अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द गेम। He encourages the player and trains them to learn the game methodically. Players have to practice and work hard on a daily basis for long hours. अब कोच ऐसा पर्सन होता है जो प्लेयर को अच्छे से क्या सिखाता है, गेम्स के ट्रिक्स सिखाता है, और वो प्लेयर को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, उसको ट्रेनिंग देता है कि कैसे रूल्स वाइज मेथोडिकली गेम को सीखते खेलना है। और प्लेयर्स को वो प्रैक्टिस भी कराता है, हार्ड वर्क भी कराता है, और डेली बेसिस पे ये हार्ड वर्क कराता है, रोज़ हार्ड वर्क कराते हैं, और वो बहुत घंटों के लिए कराते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर कोई गेम उन्हें खेलना है, सीखना है। नेक्स्ट इज हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम।
आंसर इज यस, आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर बास्केटबॉल। क्या आपका कोई ऐसा फेवरेट गेम है जिसके लिए आप क्लब बना सकते हो? तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ, मैं बास्केटबॉल के लिए एक क्लब बनाना चाहूँगी। क्लब मतलब क्या होता है कि सारे बच्चे मिलकर उस गेम को खेलें। क्लब मतलब एक तरह से टीम बनाना। तो आपको किस गेम की टीम बनाना पसंद है तो आप लिख सकते हो जो भी आपका फेवरेट गेम है। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। They must form 2 teams with equal members, 7 each. Then one player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. तो इमेजिन करो कि वहाँ पे 15 बच्चे हैं जो खो खो खेलना चाहते हैं। अब उनको 2 टीम बनानी है, तो 2 टीम में 7 ऐसे 14 चिल्ड्रन डिवाइड हो गए। अब एक प्लेयर रह गया। अब आप क्या करोगे? आप किस तरह से उस पर्सन के साथ हैंडल करोगे, आप किस तरह से उसको खिलाओगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल आंसर इज आई विल मेक 2 टीम्स विद 7 प्लेयर्स ईच एंड 1 प्लेयर आर द रेफरी। यस, आई वॉज द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल इन अ बास्केटबॉल मैच। तो मैंने आंसर लिखा है कि मैं 2 टीम बनाऊंगा और जो एक बच्चा जो रह गया है उसको मैं रेफरी बनाऊंगा। और इस तरह का मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी इस तरह से एक एक्स्ट्रा पर्सन बन गया था बास्केटबॉल मैच में। तो यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे ये आपको यहाँ पे बताना है। Now next question. Every game has some rules. The game is played according to those rules. Let us see what happens if the rules are changed. For example, in cricket, a batsman gets out if the balls fall off the stumps. Imagine if there is a rule that the entire team will be out. If all the 3 stumps fall, would it be fun? तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समझो किसी गेम में रूल्स अगर चेंज हो गए, तो आपको पता ही है कि हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स अगर चेंज हो गए तो क्या होगा। क्रिकेट में अगर कुछ रूल्स चेंज हो गए तो क्या हो सकता है? तो आंसर इज चेंजेस इन द रूल्स आर मेड ऑलवेज। प्लेइंग क्रिकेट विथ न्यू रूल्स गिव्स फन टू बोथ द स्पेक्टेटर्स एंड द प्लेयर्स। अगर रूल्स चेंज भी होते हैं तो उस न्यू रूल्स के साथ खेलना बहुत ही फन वाला रहेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। किसके लिए? देखने वाले के लिए भी। स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले, और प्लेयर्स जो खेल रहे, तो दोनों को ही उसमें मज़ा आएगा, दोनों ही एंजॉय करेंगे अगर रूल्स चेंज भी हो जाते हैं तो भी। नेक्स्ट इज ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। Similarly, make some rules for other games and play. अब आपको इसी तरह से किसी भी गेम के अलग अलग रूल्स, नए रूल्स बनाने, मतलब चेंज करके वो गेम खेल के देखना है। रूल्स को चेंज करना है और फिर वो गेम खेल के देखना है और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। तो ये आपको करना है, शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल आंसर दूंगी जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे लिखना क्या है, करना क्या है, किस तरह से आंसर लिखना है। तो आंसर इज न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड। प्लेइंग अ गेम सच एज क्रिकेट विथ न्यू रूल्स मे गिव एक्स्ट्रा फन टू बोथ द प्लेयर्स एंड द स्पेक्टेटर्स, है ना। तो नए रूल्स के साथ अगर हम कोई भी गेम खेलेंगे तो उसमें हमें मज़ा ही आएगा, है ना। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूले, या 7th क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है। क्लियर? Do this work in your EVS copy. Okay students, bye. Take care. Thanks for watching.